एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहिर। ड्रैकुला असल में कौन था और उसका सल्तनत उस्मानिया से क्या झगड़ा था? जी हाँ दोस्तों, सन 1462 में गर्मी इंतहाई शदीद थी। ड्रैकुला ने तमाम आबादी पहाड़ों, जंगलों और दलदली इलाके में भेज दी थी। उस्मानी फ़ौज को कई दिन के सफ़र के बाद लड़ाई का मौका नहीं मिला और प्यास का मसला अलग था। उसने गोरिल्ला हमलों से भी तुर्कों का बहुत नुकसान किया। ड्रैकुला ने सुल्तान को हलाक करने की नीयत से एक रात उनके कैंप पर अचानक हमला भी किया, जो नाकाम रहा। बालाखिर जब सुल्तान की फ़ौज ड्रैकुला के दारुल हुकूमत के करीब पहुंची तो उन्होंने वो मंजर देखा जिसका तारीख में सबसे ज़्यादा जिक्र आता है। ये मंजर था एक मैदान का, जहां 1 मील के इलाके में हर तरफ नीम दायरे की शक्ल में तकरीबन 1 मील तक 20,000 नेज़े ज़मीन में गड़े थे और हर एक पर एक तुर्क कैदी की कटी फटी लाश परोई हुई थी। 2 सबसे ऊंचे नेज़ों पर सल्तनत उस्मानिया के एक इलाकाई ओहदेदार हमजा पाशा और यूनानी काताउलिनोस की लाशें थीं, जिनकी हलाकत को कई माह गुजर चुके थे। उनके जिस्मों पर किसी वक्त में मौजूद कीमती लिबास की बाकियात हवा में लहरा रही थीं, जबकि फ़ज़ा में मौजूद वाहिद बू सड़े हुए इंसानी गोश्त की थी। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद दोम जब 17 मई सन 1462 को इस्तांबुल से यूरोप में दरियाए डैन्यूब के पार वालिचिया की रियासत के हुक्मरान शहजादे व्लाद सोम ड्रैकुला को सबक सिखाने के लिए निकले थे, तो कम ही लोगों ने सोचा होगा कि इस मुहिम का इस तरह का अंजाम होगा। इस मंजर ने सुल्तान मोहम्मद पर ऐसा असर किया कि उन्होंने कहा कि इस तरह के शख्स से उसकी ज़मीन छीनना बहुत मुश्किल है। उस रात क़याम के लिए सुल्तान ने तुर्क कैंप के गिर्द गहरी खंदक खुदवाई और अगले रोज़ फ़ौज को ये कहते हुए वापसी का हुक्म दिया कि ये इलाका इतना अहम नहीं कि इसकी इतनी कीमत दी जाए। जी हाँ दोस्तों, वालिचिया पहले भी सल्तनत उस्मानिया की ताबे रियासत थी, जो इस मुहिम के बाद भी रही, लेकिन इसकी हैसियत सल्तनत उस्मानिया के सूबे में बदली नहीं जा सकी। सुल्तान वहाँ से खुद तो लौट गए, लेकिन व्लाद ड्रैकुला के खिलाफ मुहिम ख़त्म नहीं हुई। सुल्तान मोहम्मद दोम अगले रोज़ वापस लौट गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ड्रैकुला जंग जीत गए। सुल्तान उस वक़्त ड्रैकुला के भाई रादू दी हैंडसम को कुछ तुर्क फ़ौज के साथ वहीं छोड़ आए, ताकि वो मुकामी लोगों को अपने साथ मिलाकर और अशराफिया की हमायत से अपने भाई की जगह तख्त पर बैठ जाएं। उसके बदले में तुर्कों ने रियासत की रवायती खुद मुख्तार हैसियत की ज़मानत दी। मुकामी आबादी ने ड्रैकुला के ज़ालमाना निज़ाम पर रादू को तरजीह दी, जिसकी हमायत के बदले में उस्मानियों ने वादा किया कि ज़बरदस्ती फ़ौज में लड़कों की भर्ती भी बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब सुल्तान ने यूरोप में ये मुहिम शुरू की थी, उससे तकरीबन 10 बरस कबल वो सदियों कायम रहने वाली ताकतवर बाज़ंतीनी सल्तनत की आखिरी निशानी कुस्तुनतुनिया को फतह करके फ़ातेह सुल्तान का लक़ब हासिल कर चुके थे। उनकी सल्तनत एक से ज़्यादा बरआज़मों में फैल चुकी थी। अपने आप को सिकंदर आज़म जैसे फ़ातिहीन की लड़ी में देखने वाले इस सुल्तान की नज़रें अब यूरोप में दूर तक देख रही थीं। सन 1462 में इस मुहिम में उनका निशाना सल्तनत उस्मानिया की ताबे रियासत वालिचिया के हुक्मरान व्लाद ड्रैकुला थे, जो मौरखीन के मुताबिक 3 साल से सुल्तान के सामने नजराना पेश करने के लिए हाजिर नहीं हुए थे। उसके अलावा मौरखीन के मुताबिक कुस्तुनतुनिया के साथ साथ बुल्गारिया, सर्बिया और यूनान के ज़्यादातर इलाकों पर कब्जे के बाद सुल्तान में वालिचिया को अपनी सल्तनत का सूबा बनाने का ख्याल एक कुदरती बात थी, और इसी मकसद की तकमील के लिए उन्होंने जर्मनी से मशरक़ की तरफ बहते हुए कई मुल्कों से गुजरकर बहरे असवद में गिरने वाले दरियाए डैन्यूब के इलाकों में कार्रवाइयों का हुक्म दिया था। दरियाए डैन्यूब तारीख में मशरक़ से फतह की ख्वाहिश लेकर मगरब आने वालों के लिए अहम रास्ता रहा है, और रियासत वालिचिया इसी दरिया के शुमाली किनारे पर वाक़ थी। 10 लाख से कम आबादी वाली इस रियासत के हुक्मरान ख़ानदान और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान नस्लों से कभी अच्छे कभी बुरे ताल्लुकात का सिलसिला जारी था।
कि अब रियासत के नए हुक्मरान शहजादा व्लाद सोम ड्रैकोला की पॉलिसियों से नाखुश सुल्तान ने इस मसले से निपटने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, मौरख बताते हैं कि ड्रैकोला के हाथों हलाकतों और नुकसान का जिक्र सुनकर सुल्तान खुद 17 मई 1462 को वालिचिया फतह करने के लिए रवाना हुए। ड्रैकोला ने जल्द अज जल्द यूरोप से मदद का मुतालबा किया कि अगर उन्हें शिकस्त हो गई तो ये तमाम मसीहियों के लिए ख़तरनाक होगा, लेकिन उन्हें मतवक्के मदद नहीं मिली। ड्रैकोला ने फ़रार होकर हंगरी के बादशाह से हमायत तलब की, लेकिन उन्होंने उनके भाई रादू की हमायत का ऐलान कर दिया और सुल्तान मोहम्मद से 5 साल का मुआहदा कर लिया। ड्रैकोला अब ताकतवर शहजादे नहीं थे, बल्कि उनके पास सिर्फ माजी के कारनामों का जिक्र था। हंगरी के बादशाह ने अपनी तमाम सरहदों पर सियासी सूरत हाल का जायजा लेते हुए ड्रैकोला को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यूरोप में ड्रैकोला की गिरफ्तारी के खिलाफ एक लहर दौड़ गई, क्योंकि चंद माह पहले ही तो वो सुल्तान मोहम्मद दोम का मुकाबला करने और उनके मुताबिक शिकस्त देने की वजह से सबके हीरो बने थे। हंगरी के बादशाह ने बज़ाहिर ड्रैकोला की तरफ से सुल्तान मोहम्मद के नाम कुछ ख़त पेश करके उनकी गिरफ्तारी की वजह पैदा करने की कोशिश की। उसके अलावा जर्मन इलाकों में लोग अभी उनके दौर के मुजालिम नहीं भूले थे। ड्रैकोला का दर्जा किसी आम कैदी का नहीं था, बल्कि एक अरसे के बाद वो हंगरी के दरबार में भी बैठने लगे थे। कई बार हंगरी के बादशाह ने सोच समझकर उन्हें उस्मानी नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात के दौरान दरबार में बिठाया। वो 12 वर्ष तक हंगरी में इसी तरह कैद रहे। ड्रैकोला जेल में जानवर मंगवाकर उन पर अपने कैदियों को माजी में दी गई सजाओं के तरीके आजमाते थे। दरी असना ड्रैकोला के भाई रादू के हाथ से वालिचिया की रियासत निकल गई और उनका सन 1475 में इंतकाल हो गया। हंगरी ने भी उस मौके पर ड्रैकोला को दोबारा तख्त पर बिठाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ड्रैकोला ने हंगरी के बादशाह के साथ बोस्निया में तुर्कों के खिलाफ फिर से कई मुहिमात में हिस्सा लिया और कामयाबियां हासिल की। जी हाँ दोस्तों, हंगरी के बादशाह मैथीस ने उनसे ऑर्थोडॉक्स मजहब छोड़कर कैथोलिक मजहब अख्तियार करने का वादा लिया और उनके तीसरी बार वालिचिया का हुक्मरान बनने की हमायत कर दी। ड्रैकोला नवंबर 1476 में आखिरी बार तख्त नशीं हुए और अगले ही महीने दिसंबर में लड़ाई में तुर्कों के हाथों मारे गए। ताहम उनके आखिरी लम्हात के बारे में भी बहुत मुख्तलिफ आरा हैं। ड्रैकोला तारीख का सबसे ज़्यादा तशद्दुद करने वाला और जालिम हुक्मरान था, सिर्फ अपने ही लोगों पर नहीं बल्कि दूसरों पर भी, मसलन यहूदियों, मसीहों, तुर्कों, जर्मनों, अतालवियों, पीगन लोगों पर भी किए गए मुजालम मुतासर किए बगैर नहीं रहते। ड्रैकोला ने इंसानी जिस्म में नेज़े गाड़ कर मारने की सज़ा को मज़ीद तकलीफदा बनाया। वो तेज़ नोक की बजाय नेज़े का मुंह गोल ही रखते थे और उनको ज़मीन में गाड़कर इंसानों को उसके ऊपर बिठा देते और इस तरह इंसानी वज़न के दबाव में नेज़ा आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में दंसता चला जाता और उसकी जान निकलने में 2 से 3 दिन लगते। इस दौरान उनके पूरे होश में कौवे उनकी आंखें भी निकाल देते थे। ड्रैकोला ने अपनी खिड़की के सामने ज़मीन में गड़े ऐसे नेज़ों का 3 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एक जंगल बना रखा था। आला तुर्क ओहदेदारों और पाशाओं के लिए ज़्यादा ऊंचे नेज़े थे। तारीख के बड़े बड़े जालिमों को भी ज़हन में रखें तो भी ड्रैकोला के बारे में लिखी गई बातें गैर मामूली हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।